वेलकम टू बीपीएससी स्टडी स्क्वाड। पिछले दो क्लास से हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में देख रहे थे और ये आज थर्ड क्लास है। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्लास चल रहा है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम लोग देख चुके थे फर्स्ट क्लास में। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट जो आया था 1781 वाला, एक्चुअली इसका जो कुछ कुछ कमी था इसको दूर किया गया था उसमें। और फिर हम लोग देखे थे पीट्स इंडिया। पीट्स इंडिया तक देख चुके थे सेकंड क्लास तक। ये थर्ड क्लास है और इसमें पीट्स इंडिया भी हम लोग में तीन पीट्स इंडिया में प्रोविजन था, जिसको एक तो पोजीशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश कंपनी का जो भी यहाँ प्रॉपर्टी होगा अब वो ब्रिटिश का प्रॉपर्टी माना जाएगा। सेकंड में था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज, कि इंडिया में जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया जाएगा वो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद वो इंडिया में उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। और तीसरा था डबल गवर्नमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये यहाँ पे काम करेंगे मिलकर। ठीक है, तो हम उसके बाद देखते हैं कि पीट्स इंडिया एक्ट भी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो किन किन कारणों से ये फेल होता है उसके बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं 1793 का एक्ट वो देखेंगे, और फिर 1830 कोशिश करेंगे कि आज ही इसको खत्म कर दे। ठीक है, तो पीट्स इंडिया एक्ट में हम लोग जो तो तीन प्रोविजन जो चर्चा किए थे पिछले क्लास में, ये क्यों लाया गया था? तो ये कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। थोड़ा सा कहानी बैकग्राउंड फिर से बता देते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था लाया गया था रेगुलेट करने के लिए। क्यों रेगुलेट करने के लिए? क्योंकि कंपनी कर रहा था मनमानी। उसमें मनमानी को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा कि हम तुमको एक एक्ट के थ्रू कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक, उस एक्ट में कुछ कमी होगा जिसको फिर उसको सुधार के लिए अमेंडमेंट एक्ट 1781 में लाया गया, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया भी फेल हुआ। उसका क्या क्या कारण था, कारण हम लोग देखते हैं। तो इस एक्ट में क्लैरिटी नहीं था कि कंपनी का जो पावर था और गवर्नमेंट का पावर, दो पावर यहाँ पे काम कर रहा था। कंपनी के ऊपर चाहता था कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करना। कहानी यहीं शुरू से स्टार्टिंग हो रहा था 1773 से, और अभी भी कहानी यहीं से शुरू हो रहा है कि किस तरह हम कंपनी को कंट्रोल करेंगे। तो ये क्लैरिटी नहीं था इस एक्ट में, पिट्स इंडिया में, कि गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ब्रिटेन क्या करेगा और कंपनी क्या करेगा। जैसे मान लो कि एक जीएसटी पॉलिसी है, अभी के हम लोग समझते हैं। तो जीएसटी पॉलिसी एक पॉलिसी भी है और ये कमर्शियल डिसीजन भी है। मान लो आपके एक इंस्टीट्यूट में दो टीचर है, एक पॉलिटी के टीचर है और एक इकोनॉमिक्स के टीचर है। जीएसटी दोनों के रूप में पढ़ाया जा सकता है, यानी पॉलिटी वाले भी इसको पढ़ा सकते हैं और इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक्स का तो ये पार्ट है ही, पॉलिटी का इसलिए है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को ये कुछ चेंज कर रहा है। आप जीएसटी जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि स्टेट का टैक्स जो है वो उसको कम कर दिया गया है, यानी अब एक ही टैक्स तरीके से लगाया जाता है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक रिलेशन जो था टैक्स को इम्पोज करने का, वो परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल के सेक्शन में भी आ सकता है और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में भी आ सकता है। तो समस्या था कि तो समस्या है कि अभी तो समस्या है कि अगर अभी हम कहें कि जीएसटी पॉलिसी कौन पढ़ाएगा, तो पॉलिटी वाले भी बोलेंगे कि हाँ पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी बोलेंगे कि पढ़ा सकती है। तो क्लैरिटी तो हुआ नहीं, यानी ओवरलैपिंग है। इसी तरह पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और कमर्शियल एक्टिविटी, ये डिसीजन को आप एक तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिसी बनाना है हुआ या फिर ये कमर्शियल एक्टिविटी है। कंपनी को क्या काम था, कंपनी आप एक तरीके से कंपनी को छोड़ दिया था कि आप कमर्शियल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। तो ये एक तरीके से ओवरलैप हो जा रहा था, तो स्पष्ट विभाजन नहीं कर सकते थे इस मामले में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे। फिर सेकंड हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल भी कंफ्यूज रखते हैं। देखो जो ब्रिटेन की सरकार थी वो किसको चुनती थी? गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है उनको।
और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चुनता था गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल समझ नहीं पाते थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का सुने या फिर जो मेरा काउंसिल है हम उसका सुने, तो यहाँ भी कंफ्यूजन था। थर्ड कंफ्यूजन था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनका रिस्पॉन्सिबल भी ये क्लियरली डिफाइंड नहीं था कि किसको क्या करना है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन। और फिर 1773 का जो एक्ट आया था उसमें 20 साल तक का लाइसेंस मिला था, तो उसको भी रिवीजन करना था, उसके टर्म एंड कंडीशन को। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य के बाद एक्ट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो पिट्स इंडिया एक्ट फेल हुआ इन सब कारण के कारण, इन सब रीजन के कारण, और फिर इंट्रोड्यूस हुआ एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, एक्ट ऑफ 1793 में क्या क्या प्रोविजन था वो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया, यानी 20 साल, अगले 20 साल तक और कोई इंग्लैंड का कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं कर सकता था। 20 साल तक पूरा मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दिया गया ट्रेड, कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ट्रेड प्रिविलेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स या कंपनी के एम्प्लॉय को लाइसेंस दिया जाता है कि तुम भारत में व्यापार करो। ठीक है, और अभी एक कहानी अब फिर हम एक सुना रहे हैं कि आप लोग देखोगे कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्स का है भी इशू। देखो, हम भले इंडिया जो है ये चाइना पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक, लेकिन हम भरोसा करते हैं लेकिन चाइना हम पे भरोसा नहीं करता है। नेहरू जब हुए थे प्रधानमंत्री तो इंडिया चीनी भाई भाई आप सुने होंगे, या हम हेल्प भी किए थे यूएनओ में उनको परमानेंट सीट के लिए स्थायी सदस्य बनाए थे। तो उस समय नारा भी चला था हिंदू चीनी भाई भाई, और ये तो हम एक तरीके से भरोसा करते थे, इंडिया चाइना को भाई भी समझते, लेकिन चाइना कभी भी इंडिया पे भरोसा नहीं किया। हमेशा इंडिया के प्रति उसका डिस्ट्रस्ट रहा है, ये शुरू से। इसका क्या कारण था हम आपको बताते हैं आज। थोड़ा सा यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे। देखो हुआ क्या था कि प्रिविलेज जो ट्रेड का लाइसेंस मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें क्या था कि इंडिविजुअल को भी राइट दे दिया गया था कि तुम व्यापार करो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लाइसेंस देना शुरू किया, और इंडिया सबसे ज्यादा इसमें फेमस हुआ था ओपियम ट्रेड, यानी कि अफीम का जो व्यापार था उसको लाइसेंस दे दिया गया था कि तुम अफीम, या इंडिविजुअल या फिर कंपनी के एम्प्लॉय, कि तुम अफीम का व्यापार कर सकते हो। तो यहां से लाखों टन भर के लाखों टन में इंडिया से चाइना अफीम जाने लगा। ठीक है, अब लाखों टन जो चाइना में अफीम जाएगा तो वहां का सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गया। अफीम का कंजम्पशन बढ़ा, लोग नशा वशा करने लगा, मतलब चाइना का कहा जाता है कि वहां का स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होगा, जो अभी पंजाब में स्थिति आप देखते हैं, पंजाब से भी खराब। तो ये अफीम आ कहाँ रहा था, इंडिया से आ रहा था। इंडिया से अफीम जा रहा था चाइना में, इंडिया से जा रहा था चाइना में। चाइना लोग अभी भी, चाइना के लोग ओपियम को एसोसिएट करके देख रहे थे इंडिया से। उनको नहीं पता था, पता तो होगा ही, लेकिन एक तरह से लगता था कि अफीम कहाँ से आ रहा है, तो चाइना इंडिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। मतलब एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया इंडियन से के लिए, इंडियंस के मन में चाइना को लेके कि ये अफीम आ रहा है इंडिया से। उनको नहीं पता था कि ये ईस्ट इंडिया के फोर्स के बाद या फिर उसके एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आ रहा है, लेकिन उनको पता था कि नहीं, इंडिया से आ रहा है। तो एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, और आज भी ये डिस्ट्रस्ट है, और इसी को लेके ओपियम वॉर भी हुआ था चाइना में। ठीक है, तो ये ओपियम वॉर और चाइना जो ट्रेड है इंडिया का, ये अभी भी मतलब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो वो आपको देखने के लिए मिला कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रस है इंडिया के प्रति, नफरत की तरह हम की तरह चाइना लोग इंडियंस को देखता है। उनको ये लगता है कि भाई ये इंडिया हम लोग के कंट्री को एक तरह से खराब किया है, अफीम का एक्सपोर्ट करा है, ये वो। ठीक, उनको नहीं पता था कि नहीं भाई, हम लोग गुलाम थे, हम लोग वही पॉलिसीज फॉलो करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे करवाती थी। ठीक, और वो ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट आज भी बना हुआ है, आज भी एक आम चाइनीज हम पे भरोसा नहीं करता। खैर, तो पहला प्रोविजन था कि 20 साल तक जो मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया। तीसरा कि एक कंट्री ट्रेड का या प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार मिला गया। और तीसरा इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडिया में कर रही है
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आया था तो एक मतलब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, लेकिन देखो उसके बाद 1793 तक आते आते अब ये एजेंट हो गया। तो अब देखो यहां से उपनिवेशवाद कैसे बढ़ रहा है, उपनिवेशवाद कैसे धीरे धीरे हावी हो रहा है। ठीक, फिर तीसरा था कि चौथा था कि स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब का सैलरी अब कौन देगा, तो कंपनी देगा। ठीक, चौथा था कि पांचवा था कि सारा एक्सपेंस करने के बाद कंपनी ब्रिटेन को 5 लाख रुपया सालाना देगी। ठीक, 1793 में क्या था, पहला पहला था कि ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कंट्री ट्रेड का अधिकार मिला, और इसी कंट्री ट्रेड के कारण चाइना में लाखों टन ओपियम भेजा गया, अफीम। वहां का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हुआ, इससे चाइनीज डिस्कस करते हैं इंडिया को। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लोग देखे कि इंडिया जो भी अब कर रही थी, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रहा था इंडिया में, कुछ भी कहीं से वार लड़ना हो, कहीं ट्रीटी करना हो या कोई बिजनेस करना हो, ये ब्रिटिश के एजेंट के रूप में कर रहा था। ठीक, पांचवा देखेंगे कि स्टाफ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी कौन देगा, आप कंपनी देगा, और सारा खर्चा करने के बाद आपको 5 लाख रुपया हमको देना है इंग्लैंड को। ठीक, अब यहां से देखो कि इन सब पॉइंट्स में क्या चीज रिफ्लेक्ट होता है, तो एक चीज सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा कि धीरे धीरे कंपनी के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे करके ये सिलसिला 1773 से शुरू हुआ था और 1793 तक ये धीरे धीरे सिलसिला अब मतलब पंजा कसता जा रहा था ब्रिटेन कंपनी के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे समराइज कर देते हैं कि 20 साल तक ट्रेड मोनोपोली बढ़ाया गया, कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार मिला, स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसका सैलरी अब ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब 5 लाख सालाना देना होगा। और ब्रिटेन अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट था। ठीक, 1793 का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, 1793 का काम खत्म। अब हम लोग फिर 20 साल के बाद क्या आएगा, 1813 वाला आएगा। ठीक, अब 1813 जो एक्ट आया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये एक्ट है 1813 का। 1813 1793 से लेके और 1813 के बीच में, ये लगभग 20 साल का समय है, तो इसके बीच में कुछ कुछ तो हुआ होगा। तो सबसे पहले जो यूरोप में क्या घटना हुआ था कि यहां पे नेपोलियन का उदय हो गया था। नेपोलियन का उदय, नेपोलियन कहां का था, फ्रांस का। ठीक, तो 1793 और यहाँ पे 1793 में एक्ट आया, फिर 1813 में एक्ट आया। इन दोनों के बीच में 20 साल में एक यूरोप में एक लहर चला जिसको नेपोलियन वॉर कहा जाता है। ठीक, ये 1803 और 1805 तक में चला था, जिसको नेपोलियनिक वॉर कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप को एक तरीके से जीतना चाहता था, और उसी क्रम में ये एक बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री, दो डिक्री मतलब होता है अनाउंस, दो अनाउंस वो किया था, बर्लिन और मिलान। ठीक है, और इसी को कह देते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक, फिर से कह देते हैं नेपोलियनिक वॉर हुआ 1803 1815 के बीच में, और उसके बाद में क्या हुआ नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, और इसी क्रम में वो एक बर्लिन डिक्री और एक मिनाल डिक्री अनाउंस किया। डिक्री का मतलब होता है अनाउंसमेंट। ठीक, और इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में क्या था कि फ्रांस जो था, नेपोलियन, ये खुलेआम चुनौती दिया यूरोप। देखो यूरोप में उस समय अभी सबसे बड़ा शक्ति था इंग्लैंड। ठीक, तो और यहाँ पे आ गया था फ्रांस, धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब एक तरीके से मेच्योर हो गया था फ्रांस। नेपोलियन उस समय सबसे ज्यादा मतलब हर एक एरिया को कैप्चर करने जा रहा था, तो सबसे अगर कॉम्पिटिटर फ्रांस के लिए था तो इंग्लैंड था। ठीक, बार बार हर एक किसी से वॉर करके नेपोलियन सबको जीत जा रहा था। तो बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री, जिसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी कहते हैं,
फ्रांस क्या अनाउंस किया, नेपोलियन क्या अनाउंस किया था कि जो भी इंग्लैंड के साथ ट्रेड करेगा वो एक तरीके से मेरा दुश्मन हो जाएगा। यानी इंग्लैंड के साथ ट्रेड पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया गया था। ठीक, जो भी कंट्री इंग्लैंड से ट्रेड करेगा वो फ्रांस के साथ का दुश्मन हो जाएगा, या तो हम उसके साथ वॉर करेंगे या वो हैवी टैक्स हमको देगा। तो जितने भी यूरोप के कंट्री थे वो डर रहे थे, वो ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे इंग्लैंड के साथ। इससे क्या होगा कि इंग्लैंड का ट्रेड एकदम डेफिसिट घट रहा था और रेवेन्यू का जबरदस्त लॉस हो रहा था। एक तरीके से कॉन्टिनेंटल सिस्टम का ये एम ही था कि इंग्लैंड को कोलैप्स कर देना, किसी भी तरीके से इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक पावर है उसको खत्म कर। कोई कंट्री जब ट्रेड ही नहीं करे आपके साथ तो कहां से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, और कोई ट्रेड करेगा तो या तो नेपोलियन उसके साथ वॉर करता था या उस पर हैवी टैक्स लगा देता था। ठीक है, अब इंग्लैंड का आर्थिक आर्थिक स्थिति हो रहा है खराब। तो हुआ तो कि इंग्लैंड का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगा, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। तो इंग्लैंड क्या किया कि इंग्लैंड अपने कॉलोनी की तरफ देखने लगा। लोग उसको बोले यार तुम एक काम करो कि तुम्हारा जो कॉलोनी कॉलोनी जो है उससे पैसा ले आओ, उससे ट्रेड करो। तो अब नेक्स्ट में क्या सोचने लगा कि इंग्लैंड की ठीक है, जो मेरा अलग अलग जो उपनिवेश मेरा बना हुआ है वहां से हम पैसा लाएंगे। लेकिन एक समस्या यहाँ थी, इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ट्रेड कर रहा था इंडिया में, और एक चीज याद रखना कि इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, रेवेन्यू भेजता था उस समय इंग्लैंड को। समय क्या है 1800, ये 1810 या 20 वाला समय है 1800। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो इंडिया के भेजे गए पैसों के बल पे ही हुआ था। यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर उस समय भेजा जा रहा था तो इंग्लैंड को वो इंडिया से, और इंडिया उस समय बहुत रिच था, खासकर बंगाल वाला प्रोविजन तो बहुत ज्यादा रिच था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार कर रहा था, लेकिन इस व्यापार में उसको था मोनोपोली। अब ये समस्या था इंग्लैंड के पास कि एक ही कंपनी वहां व्यापार कर रही है, कितना ट्रेड जनरेट करके वो हमको दे सकती है। तो कुछ लोग बोला कि एक काम करो, ट्रेड मोनोपोली तो तुम ही दिए हो ना इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस मोनोपोली को खत्म कर दो। इंडिया को ये इंग्लैंड को ये राय अच्छा लगा कि हाँ भाई सही, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली दिए हुए हैं उसको हम खत्म कर देते हैं, और बाकी जो इंग्लैंड की कंपनी है उनको भी राइट देते हैं कि तुम जाओ इंडिया में ट्रेड करो और हमको टैक्स दो। ठीक, तो 1813 के एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड के और भी जो कंपनी है वो इंडिया में आएंगे और व्यापार करेंगे। ठीक, लेकिन ये पूरी तरह से अबॉलिश नहीं किया गया था। मोनोपोली अभी भी टी और चाइना, दो चीज में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी था। यही ना, यानी कि चाय जो टी का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना के साथ जो व्यापार है, चाइना के साथ व्यापार, ये इसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को का मोनोपोली है। इसके अलावा जितना भी एरिया है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली नहीं है। इंग्लैंड के व्यापारी या कंपनी आके यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं और पैसा जनरेट करके इंग्लैंड को भेज सकते हैं। तो अब तक आप लोग यही सोचते होंगे कि चाय और चीनी को छोड़ के बाकी में मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया कर दिया गया, तो ये इसी कारण से, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण से। ठीक, कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, तो ये नेपोलियन का लाया गया था। ठीक, सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है। तो समझ गए कि क्यों ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया था 1813 में। उसके बाद फर्स्ट टाइम डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ कॉलोनी। दिस एक्ट asserted the crown sovereignty over ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, क्राउन के सॉवरेनिटी को यहाँ पे असर्टेड किया गया था, ये बताया गया था। देखो 1773 से स्टार्ट हुआ था कंपनी को एक तरह से अधीन लाना, और उसके थ्रू अब पूरे इंडिया को अधीन लाया जा रहा था क्राउन के। ठीक, थर्ड था इसमें था कि ग्रांट परमिशन मिशनरी टू कम टू इंडिया। देखो अब वहां के जब ब्रिटिश का जब धीरे धीरे यहाँ पे पांव पसरने लगा था,
और एक तरह से यहाँ पे अब रूलर डेवलप हो रहा था, एक तरीके से मर्चेंट ना होकर रूलर डेवलप हो रहा था। तो वहाँ के मशीनरी पे, वहाँ का जो मिशनरी था, स्टेट उनका स्टेट तो एक तरह से क्रिश्चियन स्टेट था, तो वहाँ के क्रिश्चियन जो मिशनरी उनका उनको प्रेशर बना कि भाई अब हमको अपने धर्म का प्रचार इंडिया में करने का लिए परमिशन चाहिए। तो 1813 वाले में इनको चर्च को, मिशनरी को राइट मिल गया कि जाओ तुम धर्म का प्रचार करो। और हिस्ट्री अगर आप लोग देखे होंगे 1857 का जो क्रांति हुआ था, उसमें एक ये भी मेजर रीजन था 1857 के क्रांति में, कि वहां के मिशनरी आके यहाँ के बरगला के धन परिवर्तन करा रहे थे, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा नाखुश था। तो एक रीजन ये भी था। फिर स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक, अब तक इंग्लैंड को लगने लगा था कि इंडिया हमको, हम एक छोटा सा कंपनी है, अब हमको यहाँ का रूलर बनना है इंडिया का। तो इंडिया के रूलर बनने के लिए यहाँ के इंग्लैंड, यहाँ इंडिया में कुछ ऐसे लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाए तो एक तरह से मेरे हमारे नौकर बन के काम करें। तो कुछ लोगों को यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन देना स्टार्ट हुआ गया था कि हम रूल करेंगे इंडिया में, तो उतना ज़्यादा एम्प्लॉय का हमको जरूरत होगा, तो एम्प्लॉय कहाँ से ले आएंगे? इसके लिए हमको इंडिया को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश पढ़ा के एक कर्मचारी बनाएंगे। ठीक है, तो स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन शुरू होने लगा था। तो अब हम लोग यहाँ पे दो एक्ट देखें। एक हम लोग एक्ट देखे 1793 वाला, और फिर दूसरा हम लोग देखे 1813। 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, और इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर अगले बार हम लोग देखेंगे 1833 वाला, और इसके बाद वाला जो भी 1858 वाला जो भी वो होता है। अब धीरे धीरे इसको एक तरीके से अब जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, इसलिए आज हम इसको यहाँ पे लिख लिए थे। लिखने से क्या होता है ना कि बहुत समय बचता है। ऐसे वीडियो चल जाता था 40-45 मिनट का, अभी 21 मिनट का चला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1833 और उसके बाद वाला जो भी, इसको 2-3 क्लास में फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक खत्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।